तो समता के अधिकार के अंतर्गत बहुत विस्तार से जो बातें नहीं बताई गई हैं प्रियम्बल में, उसको यहाँ पर विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। और हमने पढ़ा था कि प्रियम्बल क्या है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही जो कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्टेड वर्जन है, वही प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना है। तो नाम ही है उसका उद्देशिका, तो उस उद्देश्य को वहां पर तो बहुत ही शार्ट में व्यक्त किया गया है प्रियम्बल में। उस ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिकल लेवल पर अचीव करने के लिए संविधान के भीतर हमारे पार्ट 3 के अंतर्गत सबसे पहले आर्टिकल 14 में ही समता के अधिकार की बात की गई है, और इसमें कई प्रकार की समता है। यहीं पर शुरुआत में हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सिंपल रूप में समता के लिए क्या जरूरी है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से समता के लिए क्या जरूरी है कि किसी को किसी खास प्रकार का प्रिविलेज या विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए समता की बात कही गई। समता किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। क्वालिटी के बिना प्रैक्टिकल लेवल पर हम डेमोक्रेसी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, समता का अर्थ क्या है। तो समता का कभी भी ये अर्थ नहीं होगा कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी या पूर्ण समता, क्योंकि प्रैक्टिकली बाय नेचर वी आर नॉट इक्वल। प्रकृति ने ही हमें भिन्नता के साथ पैदा किया है। इवन एक ही परिवार में एक ही माँ बाप से पैदा हुए लोगों के भी व्यक्तित्व में काफी कुछ अंतर होता है। तो जो नेचुरल इनइक्वालिटी या असमानताएं हैं, जिसको हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं, विविधताएं हैं, उनको खत्म करके सबको एक समान बनाना इक्वालिटी का अर्थ नहीं है, वो एक्सेप्टेड है। यहाँ पर इक्वालिटी का आशय है कि उस प्रकार की इनइक्वालिटी जो कि मैन मेड या सोसाइटी मेड है, उस इनइक्वालिटी को खत्म करना। वह असमानता जो मनुष्यों की वजह से, मनुष्यों की एक्टिविटीज की वजह से या समाज की किसी खास प्रकार की व्यवस्था की वजह से या किसी सामाजिक सोशल इविल की वजह से उत्पन्न होती हो, उस प्रकार की असमानता को खत्म करना समानता है। हम सिंपली कह सकते हैं ना कि असमानता का न होना समानता है। एब्सेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज इक्वालिटी। सेकेंड चीज ये है कि इक्वालिटी किनके बीच में इक्वालिटी, तो इक्वल जैसे स्त्री और पुरुष है, मेल फीमेल, तो बाय नेचर मेल एंड फीमेल आर नॉट इक्वल फ्रॉम मेनी पॉइंट ऑफ व्यूज। ऐसे में हम दोनों को समान पूरी तरह से नहीं बना सकते। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू एज भी बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे बच्चे हैं, यूथ हैं और ओल्ड एज के लोग हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसलिए इन सभी में हर दृष्टि से हम इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करेंगे तो बहुत ही ट्रिवियल होगा, बहुत ही हास्यास्पद होगा। तो फिर इक्वालिटी का मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल सरल एक सेंटेंस में कहें तो इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। इक्वालिटी अमंग इक्वल्स अर्थात समान लोगों में समानता।
समान लोगों के बीच समानता। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर इक्वल, इसलिए रिगार्डिंग आवर राइट्स देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। मनुष्य होने के नाते हम सभी को मनुष्यों वाले सारे अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग सबकी इक्वल नीड्स। कुछ मामलों में एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ओल्ड एज का पर्सन हो, सबकी कुछ बेसिक नीड्स हैं। इन नीड्स को फुलफिल करने के संबंध में देयर शुड नॉट बी डन एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द अथॉरिटीज और बाय द स्टेट। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरकार के द्वारा लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाता है, तो जो लोग एक तरह के हैं उन सभी को राशन प्रदान करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब यहीं पर एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि सरकार के द्वारा जो निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाता है, तो सभी को तो नहीं उपलब्ध कराया जाता है। तो सभी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं हुआ? समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ? नो। वाई? Right. So ultimately, in other words, we can say that this equality is required only among equals. यदि समाज में इकोनॉमिकली ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो अपने सारे इकोनॉमिक नीड को, अपने फाइनेंशियल नीड को अपने स्तर से सेटिस्फाई करने में कैपेबल है, अपनी सारी आर्थिक वित्तीय जरूरतों को अपने स्तर से पूरा करने में सक्षम है, तो उनको सरकार की संबंध में सहायता की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर हमारे सोसाइटी में इकोनॉमिकली बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, गरीब हैं, तो उन लोगों को जो अपने लेवल से इतने सक्षम नहीं है कि अपनी बेसिक नीड को, अपने खाने पीने की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा अपनी ओर से यदि फ्री का राशन अवेलेबल कराया जाता है, तो इसे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। दरअसल देखा जाना चाहिए कि इफ एनी स्टेप is being taken by the government, what is the motive behind this step? उसका उद्देश्य, सरकार को उस कदम का उद्देश्य क्या असमानता को बढ़ाना या असमानता को बनाए रखना है, या असमानता को खत्म करना है? यदि असमानता को खत्म करना है तो इसका मतलब कि उसके माध्यम से भी समानता स्थापित हो रही है, इसलिए वो ठीक है। ऊपर ऊपर देखने में लगेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, इसलिए इक्वालिटी के अगेंस्ट है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे जो लोग अपनी ज़रूरतों को अपने स्तर से पूरा करने में सक्षम नहीं है पुअर होने की वजह से, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो पूरी तरह से सक्षम है अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब सरकार समानता के अधिकार के अनुसार दोनों में से किसी के लिए कुछ ना करे तो क्या होगा? जो गरीब हैं वो हमेशा गरीब बने रहेंगे, हमेशा ही वे अभावों के शिकार रहेंगे, और जो अमीर हैं हमेशा बेटर पोजीशन में रहेंगे। तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ये हमेशा ही प्रिवेलेंट बना रहेगा, हमेशा ही सोसाइटी में बना रहेगा, तो फिर समानता हुई कहाँ? इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग गरीब हैं उनको वो सारी बेसिक नीड्स सरकार की ओर से उनकी फुलफिल कर दी जाए, मूलभूत ज़रूरतें उनकी पूरी कर दी जाए,
ताकि देर सवेर या जल्दी से जल्दी वे लोग भी इतने सक्षम हो जाएं कि अपनी ज़रूरतें आगे चल करके वो भी अपने लेवल से पूरा करने लगे। तो समाज में समानता हो जाएगी, फिर सरकार को अपने स्तर से उन लोगों को कुछ उपलब्ध कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए इसे समानता का उल्लंघन नहीं कहेंगे। सेकेंड चीज कि कहा गया इक्वालिटी अमांग इक्वल्स, समान लोगों में समानता। अब मान लीजिए कि कह दिया गया कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को सरकार के द्वारा अपनी ओर से कुछ खास सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे खाने पीने से लेकर के किसी भी चीज में। अब वे सब लोगों की एक कैटेगरी हो गई, बीपीएल पॉपुलेशन जिनको बोलते हैं, निर्धनता रेखा के नीचे आने वाली जनसंख्या। अब उनके बीच में यदि सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा सुविधाओं को देने में कोई अंतर किया जाए, ये यूपी वाले हैं इसलिए इनको ज्यादा मिलेगा, बिहार वाले हैं इसलिए इनको कम मिलेगा, या ये इस जाति के हैं इसलिए इनको ज्यादा मिलेगा, ये इस जाति के नहीं है इसलिए इनको कम मिलेगा, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि समानों में समानता फिर नहीं हुई, क्योंकि सब समान है कि सभी गरीब। तो वहां पर उनको सुविधा देने में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। यदि वहां अंतर किया जाएगा तो वो समानता का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि समान लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि असमान लोग हैं तो उनके बीच में जेन्युइन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होगा और उसे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके लाइफ को ज़्यादा थ्रेट है। तो ऐसे में उनको कुछ विशेष सुविधाएं या उनके लिए कुछ विशेष कानून बनाए जाते हैं, उनको कुछ विशेष प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो दूसरे लोग ये नहीं कह सकते कि ये तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन। तो समान लोग, हाँ, अब बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये यहाँ का बच्चा है इसलिए इसे सुविधा मिलेगी, यहाँ का बच्चा इसलिए ये सुविधा नहीं मिलेगी, या इस जाति का बच्चा है इसलिए इसे मिलेगा सुविधा और इस जाति का है इसलिए इसे नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि जहां पर जेन्युइन ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेशन का, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन को राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। जहां पर उसका कोई लॉजिकल रीजन या लॉजिकल ग्राउंड नहीं है, यदि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो उसे राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन माना जाएगा। तो समता के अधिकार का अर्थ इक्वलिटी अमंग इक्वल्स या समान लोगों के बीच समानता का मतलब यही हुआ। अब नेक्स्ट चीज क्या है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा। इसका है विधि के समक्ष समता। स्पेशली जो आर्टिकल 14 है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ अर्थात विधि के समक्ष समता। जितने भी आर्टिकल हैं इसके अंतर्गत, आर्टिकल 14 टू 18, हर आर्टिकल उसका टाइटल चाहे कुछ भी हो, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कैसे समाज से असमानता को खत्म किया जाए और समानता को स्थापित किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा
असमानता को खत्म करने का मतलब केवल वही असमानताएं हैं जिनको खत्म किया जा सकता है। जो नेचुरल लेवल पर स्वाभाविक या जन्मजात रूप से असमानताएं हैं जिनको खत्म ही नहीं किया जा सकता, उनको खत्म करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। जो मानवीय कारणों से, सामाजिक कारणों से असमानताएं पैदा होती हैं, जो सिस्टम के फॉल्ट की वजह से असमानताएं पैदा होती हैं, और जिन असमानताओं की वजह से हमारा विकास, हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट उस बाधित होता है, हिंडर्ड होता है, या जिन असमानताओं की वजह से हमारी डिग्निटी, हमारी मानव की जो गरिमा है वो गरिमा अफेक्टेड होती है, ऐसी सारी असमानताओं को खत्म करना समता के अधिकार का उद्देश्य है। तो इसमें सबसे जो पहली और सबसे ज़रूरी समता है कि कानून की नज़र में हर कोई समान है। आर्टिकल 14 ये इंश्योर करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता अर्थात कानून के समक्ष समता। अब कानून के समक्ष समता ये एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर आधारित है। पॉलिटिकल साइंस में जब हम ऑप्शनल लेवल पर पढ़ते हैं तो वो टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, बीएमए में भी तो आएगा ये। वो टर्म है रूल ऑफ लॉ। अर्थात विधि का शासन। और विधि का शासन अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। यदि इसको ब्रॉडली डिटेल में बहुत एक्सप्लेन किया जाए तो पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर ही लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो कुछ की चीज़ें, इसके की पॉइंट्स को हम देखेंगे। विधि का शासन ये एक प्रकार से इंश्योर करता है कि कैसे हम किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं और सही मायने में हम इक्वालिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं सोसाइटी में। विधि का शासन एक प्रकार से टिरैनी और डिक्टेटरशिप का अपोजिट है। ये निरंकुश शासन की विरोधी अवधारणा है। अपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ टिरैनी और डिक्टेटरशिप। क्योंकि डिक्टेटरशिप में या निरंकुश शासन में क्या होता है, एक आदमी का शासन होता है, जैसे हम बोलचाल में तानाशाह कहते हैं या निरंकुश कहते हैं। अर्थात जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो, वह जिस तरह से शासन करना चाहे उस तरह से कर सके, किसी नियम कानून का बंधन उसके ऊपर न हो, बल्कि उसका आदेश ही नियम कानून संविधान हो। कोई फॉर्मल लॉ, कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेक करने के लिए न हो, या यदि हो भी तो केवल सुपरफिशियल दिखावटी रूप में हो, उसको मानने के लिए वो बाध्य न हो, उसका मनमाना ढंग से तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल करने के लिए वो स्वतंत्र हो। तो ऐसे शासन को हम निरंकुश शासन कहते हैं। निरंकुश शासन किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर निरंकुश शासन होगा वहाँ पर न तो समानता होगी न स्वतंत्रता होगी, और जहाँ पर समानता और स्वतंत्रता दोनों नहीं होगा वहाँ पर न्याय भी नहीं होगा, क्योंकि समानता और स्वतंत्रता का कॉम्बिनेशन ही जस्टिस है। तो जब स्वतंत्रता समानता है ही नहीं तो न्याय के होने का कोई सवाल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र नहीं होगा। इसीलिए आधुनिक काल में
क्योंकि मॉडर्न एरा कहा गया कि मॉडर्न एरा डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का दौर है, इसलिए कहीं पर भी निरंकुश तंत्र या तानाशाही को अच्छा नहीं माना जाता है। राजतंत्र में निरंकुशता की संभावना हमेशा बनी रहती है। थ्योरेटिकली वो निरंकुश शासन या राजतंत्र, राजा की इच्छा ही सब कुछ है। अब वो राजा के ऊपर है कि वो बहुत अत्याचारी शासक होता है या बहुत ही बेनिवोलेंट उदार शासक होता है, लेकिन संभावना हमेशा ही निरंकुशता की बनी रहेगी। कब उसका मूड बदल जाए, या एक राजा उदार है उसके जाने के बाद कब दूसरा राजा क्रूर हो जाए। तो इस पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर दिया जाए, इसके लिए क्या जरूरी है कि किसी व्यक्ति का शासन ना हो, शासन कानून का हो, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्योंकि रूल या कानून ये देखा जाए कि बना दिया गया, तो बना दिया गया तो एक प्रावधान के रूप में हो गया। हर किसी को उसके अनुसार चलना है, हर किसी को उसका पालन करना है। यहाँ तक कि जो रूलर है, जो शासक है, वह भी उस रूल से बाउंड है, वह भी उस विधि से, उस कानून से बंधा हुआ है। तो ऐसे में यदि वो मनमानी करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। ये किसी इंडिविजुअल का शासन नहीं है कि उसकी मर्जी वो अच्छा शासन करे या बुरा शासन करे, या कभी अच्छा करे कभी बुरा करे, या कुछ लोगों के साथ अच्छा करे कुछ लोगों के साथ बुरा करे। अपने लोगों को तो सब बढ़िया सुविधाएं दे, दूसरे लोगों को पर अत्याचार करे। जब कभी व्यक्तियों का शासन होगा तो इसकी संभावना बनी रहती है। इसलिए इस संभावना को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, निरंकुश शासन को, अत्याचारी शासन को खत्म करने के लिए जो तरीका ढूंढा गया इन प्रिंसिपल, उसे ही विधि का शासन कहा गया, रूल ऑफ लॉ कहा गया। रूल ऑफ लॉ में ये विधि के शासन का जो सिद्धांत है, थ्योरेटिकली ये डायसी, एक पॉलिटिकल थिंकर है डायसी। तो डायसी ने ये इन प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया। ब्रिटिश जूरिस्ट या कानूनवेत्ता थे डायसी, एवी डायसी। और ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है। अब देखने की बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर ऊपर देखने में एक तरह से लगती हैं और प्रैक्टिकल में दूसरे तरह से। जैसे अभी हमने कहा कि किसी इंडिविजुअल का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा। और अभी मैंने कहा कि ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है, तो कोई कह सकता है कि ब्रिटेन में तो मोनार्की है, राजतंत्र है, राजा का शासन है, तो फिर वहाँ रूल ऑफ लॉ कैसे हो सकता है, और तो व्यक्ति का शासन हो गया। तो ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो राजतंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है। संविधान भी एक प्रकार का कानून या विधि है, जो सबसे ऊपर का कानून है। तो राजा होते हुए भी, मोनार्की होते हुए भी, राजतंत्र के होने के बावजूद वो राजा सामान्य राजा की तरह से नहीं है। ब्रिटेन की मोनार्की इन जनरल मोनार्की नहीं है, बल्कि उसमें एक लगा हुआ है प्रीफिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, कि वह राजतंत्र जो संविधान के अनुसार चलेगा। तो संविधान कानून, अर्थात राजतंत्र होते हुए वहाँ पर संविधान कानून का शासन है, राजा भी उससे ऊपर नहीं है, राजा भी बंधा हुआ है। अच्छा, राजा कैसे बंधा हुआ है? कि वहाँ व्यवस्था है कि भले राजा है, लेकिन राजा फॉर्मली कुछ नहीं करता। इसीलिए ब्रिटेन के राजा के बारे में कहा गया कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि राजा केवल फॉर्मल रोल प्ले करता है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा
जो भी एडवाइस दिया जाएगा उस एडवाइस के अनुसार ही राजा को काम करना होता है। तो केवल बहुत ही कहा जाए कि उसका ऑर्नामेंटल रोल है, केवल सजावटी भूमिका उसकी है, दिखावटी भूमिका है, केवल वो एक अलंकारिक ऑर्नामेंटल हेड है। रियल जो पावर गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जाता है वह प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बॉडीज, निर्वाचित हैं। एक प्रकार से थ्योरेटिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बट प्रैक्टिकली एक डेमोक्रेसी है। बल्कि वहां तो देखा जाए तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, लॉर्ड ब्राइस ने तो मॉडर्न डेमोक्रेसी नाम से एक पुस्तक लिखी। मॉडर्न डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, और रिप्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका है पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सबसे अच्छा और सबसे पुराना एग्जाम्पल मॉडर्न टाइम में ब्रिटेन ही है। इसलिए ब्रिटेन को कहा गया मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, सारे संसदों की जननी है। तो स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ राजतंत्र होते हुए भी ब्रिटेन में है। तो रूल ऑफ लॉ विधि का शासन। तो सबसे पहली बात की कहीं पर आर्टिकल 14 में ऐसे लिखा नहीं गया है कि इसमें रूल ऑफ लॉ इनहेरेंट है, या रूल ऑफ लॉ वर्ड का लिटरल रूप में, शाब्दिक रूप में कहीं पर भी आर्टिकल 14 में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उसमें इनहेरेंट है। और कोर्ट ने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करने के दौरान माना है कि भारत में विधि का शासन है, और आर्टिकल 14 में विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ इनहेरेंट है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि निम्नांकित में से किन अनुच्छेदों में विधि का शासन निहित है। तो आर्टिकल 14, सबसे पहली बात कि आर्टिकल 14 में विधि का शासन निहित है। दूसरी चीज कि विधि का जो शासन है, विधि के शासन का अर्थ क्या है। बहुत सरल रूप में तो दिखाई पड़ रहा है कि विधि का शासन मतलब कानून का राज, कानून का शासन। इसमें जो बातें निहित है उसमें सबसे पहली बात यह है कि सभी लोग कानून के अधीन होंगे, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं होंगे। Everyone will be under the subjection of law and not under the subjection of any individual. हर व्यक्ति समान रूप से कानून के अधीन होगा, न कि किसी व्यक्ति के अधीन। अर्थात व्यक्ति का राज नहीं होगा, कानून का राज होगा। पहली बात विधि के शासन। दूसरी बात कि जो कानून होगा, कानून सभी पर, सबके लिए समान कानून होगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि एक्सेप्शंस कुछ हैं उसके, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वलिटी कहीं पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट इन जनरल सबके लिए समान रूप से कानून होगा। अर्थात कानून के आधार पर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून से कोई ऊपर नहीं होगा। नो वन विल बी अबव द लॉ। कानून का शासन का मतलब कि शासन किसका होता है, जो सबसे ऊपर होता है। राजा का शासन है तो मतलब राजा सबसे ऊपर है। उसी तरह से कानून का शासन, तो कानून सबसे ऊपर है, सारे लोग उस कानून से नीचे हैं। तो कानून सर्वोपरि है, सबसे ऊपर कानून है। और तीसरी चीज कि प्रायोरिटी ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स।
विधि के शासन में यह भी निहित है कि व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। दरअसल पर्पज यही है विधि के शासन का कि व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है, व्यक्तियों के जो अधिकार हैं, उनका गला न घोटा जा सके। किसी भी परिस्थिति में उस शासन करने वाला कोई भी हो, शासन के लिए कानून चाहे जिस प्रकार का भी हो, लेकिन व्यक्तियों के अधिकारों, व्यक्तियों के स्वतंत्रताओं पर आंच नहीं आनी चाहिए, उसको इंश्योर किया जाए। विधि के शासन की व्यवस्था इसीलिए की जाती है कि निरंकुश शासन नहीं होगा। निरंकुश शासन में हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रताओं के लिए हमेशा ही खतरा बना रहता है शासक की ओर से। तो जब निरंकुश शासन नहीं है, विधि का शासन है, विधि ही सर्वोपरि है, खुद हमारा जो शासन करने वाला है हमारे ऊपर, वह भी उसी कानून के अधीन रहते हुए हम पर शासन करेगा, क्योंकि लॉ सुप्रीम है। अल्टीमेटली लॉ शैल प्रिवेल, नॉट द ऑर्डर ऑफ एनी इंडिविजुअल। यदि कोई व्यक्ति ऑर्डर भी दे रहा है तो दैट ऑर्डर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिविजुअल कैपेसिटी से कोई भी व्यक्ति ऑर्डर नहीं दे सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। वो कानून के तहत उसको ये अधिकार मिला हुआ है हमारे ऊपर शासन करने का, हमें आदेश निर्देश देने का, हमसे उसको पालन करवाने का, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसका इंडिविजुअल राइट नहीं है। यदि इंडिविजुअल होता तो जब वो पद से हट जाता है, जब उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति तो वही रहता है, फिर तब वो ऑर्डर क्यों नहीं करता है, तब उसके ऑर्डर को कोई क्यों नहीं मानता है? तो मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूशन उस ऑफिस के पावर को इस्तेमाल करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के नाते वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो अधिकार नहीं होते हैं। और वो जो भी उसे अधिकार मिले हैं वो किसी लॉ, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही मिले हुए हैं। इसलिए देखने में लग रहा है कि वो कोई व्यक्ति शासन कर रहा है, कोई राजा है, कोई रानी है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, बट वास्तव में शासन कानून कर रहा है, कानून का शासन है, न कि व्यक्ति का शासन। तो 3 बातें रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत इनहेरेंट है कि सभी लोग समान रूप से कानून के अधीन होंगे, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं होंगे। दूसरी बात कि कानून ही सर्वोपरि होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा और सबके लिए समान कानून होगा। और तीसरी बात कि व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता, सुप्रीम प्रायोरिटी दी जाएगी। डायसी ने बताया ये तीनों बातें रूल ऑफ लॉ में निहित हैं, इनहेरेंट। तो रूल ऑफ लॉ एक तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट में इतना इम्पोर्टेंट है ये कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये रूल ऑफ लॉ। अर्थात संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत प्रिंसिपल ये रूल ऑफ लॉ आता है। क्या इसका अर्थ निकला कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई अमेंडमेंट भी संविधान में करके यदि रूल ऑफ लॉ को कोई ख़त्म करना चाहे और किसी इंडिविजुअल के रूल को एस्टेब्लिश करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही ऐसा किया जाएगा उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड पर क्वेश कर देगा कि वो प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, विधि का शासन सिद्धांत है, जो कि इस अधिकार में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित है। अब आर्टिकल 14 में दो बातें हैं। एक तो सभी कानून के समक्ष समान है, और दूसरा इसमें एक और चीज है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, दोनों में कोई अंतर है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों ही चीजें आर्टिकल 14 में मेंशन है। दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है? क्या अंतर? राइट, राइट, ऑलमोस्ट यू आर राइट। इसको और हम थोड़ा और ज्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं कि विधि के समक्ष समता या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक प्रकार से किसी चीज को प्रोहिबिट करता है, किसी चीज को वर्जित करता है, मना करता है। विधि के समक्ष समता जो है, ये इसमें ये बात निहित है कि ये इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि कानून के आधार पर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ अमंग इंडिविजुअल्स बाय द स्टेट। राज्य के द्वारा कानूनी आधार पर व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी कानून की नजर में बराबर होंगे। एक प्रकार से ये पर्पज इसका भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो कहा जाए कि वो है निगेटिव है, अर्थात ये रोकता है, स्टेट को रोकता है कि स्टेट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाएगा, या ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसके अंतर्गत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था हो और उनके बीच में भेदभाव उत्पन्न हो। राज्य को कानूनी आधार पर लोगों के बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है विधि के समक्ष समता का सिद्धांत। इस अर्थ में ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट या नकारात्मक अवधारणा है। पर्पज इसका भी लेकिन पॉजिटिव ही है, क्योंकि जब भेदभाव को रोका जाएगा तो अपने आप ही समानता स्थापित हो जाएगी। तो पर्पज पॉजिटिव है, लेकिन कनोटेशन इसका देखा जाए, इसके शब्दावली को देखा जाए तो ये नकारात्मक है कि यह भेदभाव को रोकने की बात करता है कि कानूनी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्लियरली मेंशन करता है। दूसरी चीज, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है।
इक्वालिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव प्रोटेक्शन है। वो कैसे पॉजिटिव प्रोविजन है? वो कैसे कि ये इंश्योर करता है कि स्टेट के द्वारा, स्टेट के एजेंसीज के द्वारा सभी को इक्वली प्रोटेक्शन दिया जाएगा। राज्य के द्वारा लोगों के लिए जो कुछ भी किया जाएगा, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जाएगा, उसमें इक्वल रूप से उनको किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर राज्य को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, राज्य को कुछ करने से रोका नहीं जा रहा है, स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। बस साथ में ये जोड़ दिया जा रहा है कि राज्य सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, मतलब राज्य प्रोटेक्ट करेगा, तो पॉजिटिव हो गया, करने से कुछ रोका नहीं जा रहा है, राज्य को एक लाइबिलिटी जिम्मेदारी हो गई इसके अंतर्गत। दूसरा कि इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रोटेक्शन देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो इसीलिए कंपैरेटिवली एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। विधि का समान संरक्षण एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो निगेटिव सेंस में है कि वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि वो कोई ऐसा कानून न बनाए जिससे कि कानूनी आधार पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो। सबके लिए समान कानून होना चाहिए, कानूनी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और राज्य के द्वारा सभी को इक्वली प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर उस प्रोटेक्शन को देने के दौरान किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 में ये कहा जाए कि ट्विन प्रिंसिपल्स निहित है, जुड़वे सिद्धांत निहित है। विधि के समक्ष समता का भी सिद्धांत है और विधि के समान संरक्षण का भी सिद्धांत है, दोनों ही। ये भी अपने आप में प्रिंसिपल है और ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन को इंश्योर करते हैं। अब आप देखिए, रूल ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। रूल ऑफ लॉ मैंने बताया कि इसका सोर्स क्या है, ब्रिटेन है। एवी डायसी ने वहां पर एक प्रिंसिपल दिया। अब ये जो दोनों सिद्धांत हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो विधि के समक्ष समता ये भी ब्रिटेन का है, इसका सोर्स ब्रिटेन है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, इसका सोर्स यूएसए है। तो ये इसका सोर्स यूएसए और इसका सोर्स है यूके। अर्थात यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि आजकल अपने यहाँ भारत में अक्सर लोग उत्तराखंड के लिए भी यूके शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वो नहीं, ये यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम अर्थात ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं वो। तो विधि के समक्ष समता को यूके से लिया गया है, विधि का समान संरक्षण टर्म यूएसए से ग्रहण किया गया है। रूल ऑफ लॉ इटसेल्फ में ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ और एवी डायसी को मॉडर्न टाइम में उसका प्रोपाउंडर माना जाता है। अब इसके एक्सेप्शंस, आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस, अनुच्छेद 14 का अपवाद। बात कर सकते हैं कि विधि के समक्ष समता का अपवाद।
एक्सेप्शन। पहली बात की याद रखना है, कोई भी अधिकार, कोई भी फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है जिसके साथ कुछ एक्सेप्शन या कुछ अपवाद न जुड़े हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अपवाद क्यों जुड़े हैं भाई? जब अधिकार दिया गया है तो उसको एब्सोल्यूट रूप में देना चाहिए, उसके साथ एक्सेप्शन कुछ हल्ले की तरह से क्यों जोड़ दिए गए हैं? तो उसका कारण ये है कि यदि वो एक्सेप्शंस नहीं होंगे तो सही रूप में और हर कंडीशन में हम उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कई बार लाभ के बदले नुकसान हो जाएगा। जैसा कहा गया कि नेचर में ही जब हर जगह समानता नहीं है तो हम यदि पूरी तरह से हर जगह हर चीज़ के संबंध में समानता स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम सफल नहीं होंगे, बल्कि लाभ के बदले नुकसान हो जाएगा। एक प्रकार से कहा जाए कि इन राइट्स को, इन फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, ये केवल किताबी अधिकार हो ना हो, व्यवहार में इन अधिकारों का इस्तेमाल हो, भोग हो, जिन लोगों के लिए लिखा गया है ये अधिकार संविधान में, वो लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी था कि इनके साथ कुछ एक्सेप्शन दिए जाएं। तो कुछ एक्सेप्शन जैसे ये कहा गया कि समानों के बीच में समानता है, तो जब समान लोग होंगे तो उनके लिए समान कानून होगा, असमान लोग होंगे तो उसके लिए कानून असमान हो सकता है। अर्थात जहां पर या जिन मामलों के संबंध में स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान किशोर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, वहाँ पर सभी को समान माना जाएगा और वहाँ पर उस रेस्पेक्ट में सबके लिए समान कानून होगा, विधि के समक्ष समता होगी। लेकिन जहाँ पर इनके बीच में विभिन्न आधारों पर अंतर है, उन अंतरों को ध्यान में रखते हुए यदि कानूनी आधार पर भी कुछ अंतर किए जाते हैं तो उसे राइट टू इक्वलिटी या इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन या उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे उसका एक्सेप्शन कहा जाएगा, उसके अपवाद के रूप में माना जाएगा। जैसे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 361, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में इसमें रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स के विशेषाधिकार दिए गए हैं। प्रिविलेज, विशेष अधिकार या प्रिविलेज दिए गए। अब प्रिविलेज इटसेल्फ में एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होगी, मतलब कुछ लोगों को खास माना गया और खास मान करके उनके लिए कुछ खास व्यवस्था की गई, उनके लिए अलग से कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई, जिसे विशेष अधिकार कहा गया। मतलब औरों के जो अधिकार हैं इनको तो अधिकार होंगे ही, इसके साथ अलग से भी इनके कुछ विशेष अधिकार होंगे, प्रिविलेज, जिसमें एक तरह से देखा जाए कि कुछ मामलों में छूट शामिल होती है, औरों को छूट प्राप्त नहीं होगी, उनको छूट प्राप्त होगी। हमारे संविधान में आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में कुछ छूट प्रदान की गई है, जो कि उनके विशेषाधिकार